एस्पायरेंट है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है? पता सबको होता है, करता कोई कोई है। ये कास्ट वाला सिस्टम है, इससे गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में अभी भी जाति नहीं जाती। लोगों ने बोला कि कुंभ में बहुत डेथ हुआ था। भगदड़ हो जाती है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, कौन जिम्मेवार है? भगदड़ हो जाती है कुंभ में, कौन जिम्मेवार? भगदड़ हो जाती है कई मंदिरों में, कौन जिम्मेवार? आजकल जो करप्शन नहीं करता है उसको लोग पागल कहते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो। एथिक्स का पेपर भी इंट्रोड्यूस किया गया है सर। साल 2013 में जो एथिक्स का टॉपर है, साल 2014 में वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर अलाहाबादी वाला। एक रोडीज आता था, आपको याद हो तो, वो रोडीज में वो गालियां देता था, तब क्यों नहीं उसको रोका गया? वहां उस शो में वो 60 लोग जो ताली बजा रहे थे, क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है? वो लोग जो इस कंटेंट को देख रहे हैं, वो लोग जिम्मेवार नहीं है? एक ऐप है उल्लू करके, वो तो सॉफ्ट बेच रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह का कंटेंट डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित प्रासर। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं आशीष सर, और इनसे हमने डिटेल में बात किया है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो, यूपीएससी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, 12th जस्ट पास आउट किए हो और यूपीएससी के बारे में जानकारी चाहते हो, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमने पूरे स्क्रैच से बात किया है कि आप यूपीएससी का जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसका डार्क रियलिटी क्या है, और मार्केट में बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर है जो आपको पागल बना रहे हैं, और सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो सर कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आके। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी कन्वर्सेशन काफ़ी फ्रूटफुल हो और हेल्पफुल हो लोगों के लिए। इस पॉडकास्ट में मेरा ऐसा करना है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है यूपीएससी के बारे में, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछेंगे और अनएक्सपेक्टेड लास्ट में सवाल पूछेंगे, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस कन्वर्सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर ये बताओ कि यूपीएससी क्या है? मतलब कि कोई स्टूडेंट को एकदम कुछ भी नहीं पता है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि यूपीएससी क्या है। देखो, यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और ये एग्ज़ाम इंडिया में डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाते हैं। देखो जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को चाहिए कि पुलिस वाला रोड पे खड़ा हो, उस पुलिस वाले के ऊपर एक लीडर चाहिए, एसपी। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है गरीबों के लिए, और उन गरीबों को राशन देती है, उनको फ्री घर देती है, उनको पानी देती है। इस सब स्कीम को लीड करने के लिए एक लीडर चाहिए जिसको हम डीसी कहते हैं। तो इस तरह का हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिला है, और उसको चलाने के लिए हमें ऑफिसर्स चाहिए जिनका एग्जाम यूपीएससी कराती है। यूपीएससी बहुत सारे अदर एग्जाम भी कराती है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। और वो सर्विसेज इंडिया में जो हम सुनते हैं आईएएस, आईपीएस, ये सब लोग वो बनाते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्या होता है सर, और एज लिमिट क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि किस एज तक हम प्रिपरेशन करें, या उनको ये पता नहीं चलता है कि कब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट in terms of eligibility and age limit. 21 साल एक एलिजिबिलिटी है, और ग्रेजुएशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी है और आपका एग्जाम होने वाला है फाइनल ईयर का, आप तब भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। रही एज लिमिट की बात, जो जनरल कास्ट है उसकी एज लिमिट अभी 32 ईयर्स है और 6 अटेम्प्ट दे सकता है। बाकी ओबीसी उसके 7 अटेम्प्ट है, बाकी उसकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। ऐसे गवर्नमेंट ने वेरियस एज लिमिट एज पर योर कास्ट बनाई हुई। तो सर जो ये कास्ट वाला सिस्टम है, इससे गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, या ये आपके हिसाब से ये सही है? क्या लगता है? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, रिफ्लेक्शन है सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में अभी भी जाति नहीं जाती। वो लोग जो हैं, आप अगर कुंभ देखने गए तो वहां पे आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी
कि जहां पर लोग जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, राइट। और हम ये कैसे मान सकते हैं कि आज हमें आज़ादी के 76-77 साल के बाद भी जातिगत वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है, तो गवर्नमेंट को कुछ रिलैक्सेशन देनी पड़ती है फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। कमजोर वर्ग का उत्थान करना जरूरी है। हाँ, ये इसमें जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए कि कमजोर वर्ग है क्या, लेकिन जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर लेते कि कमजोर वर्ग कौन है, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको फायदा पहुंचाना बंद कर दें। कोई एस्पायरेंट है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है? देखिए, जब भी कोई तैयारी करने आता है ना, तो आता वो इसी सपने से है कि एक बार में ही मैं एग्जाम निकाल लूँ। लेकिन होता क्या है, जब वो आता है वो इमोशन से इतना लबरेज होता है ना, उसको लगता है कि मैं हाँ निकाल लूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जब वो रण में कूदता है ना, तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में कि इस एग्जाम की मेंटल रिक्वायरमेंट और टेक्निकल और कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या है, और दोनों से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज बताए हुए हैं। अगर मान लीजिए 250 टॉपिक है, 250 टॉपिक को समझने के लिए एनसीईआरटी यूज करो और उसके लिए स्टैंडर्ड बुक यूज करो, फिर उसके बाद उनकी टेस्ट सीरीज लगाओ। बट पता सबको होता है, करता कोई कोई है। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर जिसने निकाला है, मैं यहाँ पे सर थोड़ा सा डिटेल आंसर देना चाहूंगा। जिसमें बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, उसका फोकस क्लियर था, उसे करना क्या है, कौन सी किताब पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, किस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। मैं ना इनको 2 लाइन कहना चाहता हूं। यह पढ़ाई कोई ख्वाब नहीं, 2-4 दिन का रुबाब नहीं, यह पढ़ाई तो एक जंगल है जिसमें हर दिन महाभारत रूपी एक दंगल है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो मैं बच्चों को ना बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आईएएस एक बहुत बड़ी चीज लगता है, एक और है भी। भारत में अगर कोई नौकरी है बेस्ट, तो आईएएस है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को नहीं पता कि इसकी तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। राइट सर। अब आप समझिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास 365 दिन है और लगभग 4 पेपर है, और 4 पेपर के अंदर अगर मैं सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाऊं, तो बीए के कई सारे सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहते हो सर मेरे को बताओ, मैं एक दिन में एक किताब खत्म कर लूंगा, तो 365 दिन में 365 किताब कर लूंगा खत्म। दिक्कत यहीं आ जाती है। आप शुरुआत करते हो इस हाई स्पिरिट के साथ, लेकिन जैसे ही 30 दिन होते हैं और आपका मन भी धीरे धीरे भटकना शुरू हो जाता है, और यहीं से ही सारी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आजकल तो सर रील पे भी देख रहे हैं, स्टडी करो उसके बाद फोकस ही नहीं होता, 10 मिनट बाद फिर रील खोल के ऐसे स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट हर उसके माइंड में यही चल रहा है कि थोड़ा छोड़ो यार, देख लेंगे बाद में। पता है, अगर मैं कहूं कि सक्सेस का प्राइम फैक्टर क्या है, नॉट जस्ट यूपीएससी बट ऑल्सो लाइफ। राइट सर। एक बंदा है स्कॉट यंग, आप गूगल कर सकते हो। स्कॉट यंग ने एमआईटी का 4 साल का कोर्स 1 साल में कर लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमआईटी वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी। और कैसे किया वो एक कोर्स? सिर्फ और सिर्फ उसने बोला कि मैंने मोटिवेशन जैसा टेम्परेरी घोल छोड़ दिया और कंसिस्टेंसी को, रेगुलर स्टडी को अपने सिस्टम में ले आया। मैं एग्जांपल देता हूं आपकी बात से। मैं सवेरे उठा, हाँ। और मैं स्कॉट यंग को मानने लगा, तो मैं सवेरे उठते ही अपने नोट्स पढ़ने लग गया। 99% जो एस्पिरेंट है सवेरे उठते ही या तो फोन चला रहे होते हैं या इधर उधर अपनी डे ड्रीमिंग चल रही होती है। हाँ। आप मुझे ये बताइए, जब ये डे ड्रीमिंग और ये प्रोक्रेस्टिनेशन जब चलता है एक एस्पिरेंट के माइंड में, तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो 365 के 365 दिन पढ़ेगा, या वो
365 दिन की बजाय वो 365 दिन अपने 10 मिनट भी अगर वो डेली के लगाता है, 3650 मिनट होते हैं सर। और अगर आप देखोगे इसमें जीएस का पेपर 1 लगा लीजिए, जीएस पेपर 2 लगा लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट की स्क्रॉलिंग 365 दिन बंद कर देते हो, और अगर पूरा टाइम ही फोन बंद कर देते हो, सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप यूज करते हो फोन, तो आप देखिए कितना टाइम आप सेव कर रहे हो, जिससे आप कई सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। ओके सर, जो फोकस वाला हैबिट है इसको कैसे डेवलप करें? देखिए, अगर मेरे पास एक मूल मंत्र वो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, तो मैं दे देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को अपने अंदर की कॉलिंग को सुनना चाहिए। हो सकता है कि किसी का फोकस सवेरे 1 घंटा योगा करने के बाद पूरे बाकी के 14 घंटे आता हो, किसी का फोकस अपने घर वालों से बात करने के बाद पूरे दिन आता हो, किसी का फोकस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद आता हो। उसमें कोई बुराई नहीं है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना, प्रोवाइडेड आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करे। लेकिन तो आपको अपने फोकस को खुद समझना है कि मेरी ऐसी कौन सी हैबिट है जो मेरे को मेरे गोल की तरफ मेरी एनर्जीज को एक पॉइंट पे फोकस करनी है, और ऐसी कौन सी हैबिट है जो मेरा टाइम वेस्ट करा रही है। और जिस दिन आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर पहुंच गए, उस दिन मैजिक हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जो आईआरएस है, बड़ी इंटरेस्टिंग हैबिट सुनना उसकी आप। वो क्या करता था, हम जब तीनों बैठ के पढ़ते थे, हमने अपना टारगेट बनाया कि हम ये जो किताब है इसको एक दिन में खत्म करेंगे। सपोज करते हैं कि 100 पेजेस की ये किताब है, इसको पूरा दिन पढ़ेंगे, रटेंगे, याद रखेंगे, समझेंगे और इसको रिप्रोड्यूस करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो वो क्या करता था, हर कुछ 25 मिनट के बाद ब्रेक लेता था, और ब्रेक में क्या करता था, सिगरेट थी उसके पास, और सिगरेट को 2 कश लगाए और छोड़ दिया वहीं, और दोबारा से पढ़ने आ गया। अब मैं बच्चों को ये नहीं कह रहा कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दो और आईएएस बन जाओगे, नहीं। राइट ना वो कमिश्नर है अभी भोपाल के अंदर, बट उसकी ये हैबिट से मैंने एक जापानीज टेक्निक पढ़ी जिसको कहा गया पोमोडोरो। पोमोडोरो कहती है कि 25 मिनट पढ़ो, 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो। अरे वो तो पोमोडोरो अप्लाई कर रहा था, इंडियन पोमोडोरो स्मोकिंग के साथ कर रहा था वो। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको रीफोकस कर सके, तो आपको अपनी जर्नी, अपना पाथ खुद चुनना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ग्रूमिंग का, आपकी पेरेंटिंग का, आपकी सोसाइटी का। ओके सर, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके अकॉर्डिंग क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि कोचिंग जाकर ही आईएएस बना जा सकता है? देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट भी है। पहले मैं आंसर करता हूँ। आपने कहा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखो जी, मैंने एक्सपीरियंशियली पिछले 8 साल से काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट क्या होता है, उसके अंदर आप क्या देखते हो, टीचर कैसा है, कैसे पता लगेगा टीचर कैसा है? कटने के बाद ही महसूस होगा कि अच्छा है या बुरा है। दूसरी चीज, हो सकता है वो टीचर कुछ सालों के लिए अच्छा हो, एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो, 3 साल तक बहुत अच्छा किया उसने, उसके बाद यूपीएससी का पैटर्न बदला, वो टीचर रिडंडेंट हो गया हो, लेकिन आप उसी के नाम से आज भी उस कोचिंग पे जा रहे हो। दूसरी चीज, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, चमकती हुई तस्वीरें, दीवार कितनी अच्छी है, अरे वहां तो लाइब्रेरी है बैठने को। अरे भाई, आप 2000 रुपये महीना खर्च करके अपने घर पे पढ़ सकते हो, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो, तो इस पे भी बिल्कुल चुनाव ना करें। तो आखिर क्या फैक्टर है आप जिस पे अच्छी कोचिंग चुने? भाई देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें डेमो दे रही है, वो 15-15 दिन का डेमो चल रहा है सर वहां पे। 15 दिन का डेमो, आप बताइए, मैं डेमो में अपना जो बेस्ट टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा, जो मेरे को सबसे अच्छा आता है, मुझे पता है बच्चे बड़े पसंद करते हैं, बेस्ट टीचर से पढ़वा देंगे। अब 8 टीचर लग रहे हैं इस पढ़ाई में, तो सबसे पहला आपको सवाल करना है कि भाई मुझे लिखित में दो, क्या आप सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराओगे कि नहीं कराओगे? नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप मेरे को लिखित में दो कि आप अगर कोई टीचर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है उस टीचर से, और एग्जाम रेलेवेंट नहीं लगता है उस टीचर से, तो क्या आप उस टीचर को बदल दोगे? तो इस तरह की कुछ अगर रिटर्न कमिटमेंट्स कोई इंस्टीट्यूट करता है तो आपके लिए वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और अगर नहीं मिल रहा है ऐसा इंस्टीट्यूट, तो भाई आपके पास वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लो, आप बाय करो, उनको परचेज करो।
मैं एथिकल वे से प्रमोट करूंगा, इधर मैं हैकिंग और पायरेटेड कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, बिकॉज आप किस तरह के आईएएस बनेंगे अगर आप चुरा कर मटेरियल ले रहे हैं। तो मेरा आइडिया ये है आपसे कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट का कंटेंट देखिए, उसकी 3-4 वीडियो देखिए, आपको 3-4 वीडियो में समझ में आ जाता है। तो वो कहते हैं ना कि किसी की ईंट किसी का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो आपको भानुमति की तरह कुनबा जोड़ना है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बेस्ट मटेरियल। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपका जो शुरू में टाइम लग रहा है आपका वो टाइम बच जाएगा। आप यहाँ पे किसी की गाइडेंस भी ले सकते हो, आप किसी को मेंटर में भी, जो आपका मेंटर है उससे भी आप पढ़ सकते हो। जो एस्पिरेंट है उनके माइंड में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग ज्वाइन कर लें। उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी करके भी यूपीएससी निकाला जा सकता है या कोचिंग जाएंगे तभी हम यूपीएससी निकालेंगे। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्लिक्ट होता है। आपके अकॉर्डिंग सर क्या लगता है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी निकाला जा सकता है? देखिए, मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पहले समझते हैं सेल्फ स्टडी क्या है। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आपके पास यूपीएससी का जो सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया हुआ है वो क्लियर है। आपको ये भी पता है कि उन सिलेबस के अंदर डायमेंशन क्या है, कैसे सवाल आते हैं, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मास्टर किया हुआ है। और तीसरा, आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स हैं। अगर आप ये तीनों चीजें हैं आपके पास तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन इन तीनों चीजों का पता लगता है आपको कोचिंग से। कोचिंग में आपके पास एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं नंबर 1, फिर वहाँ पे मेंटर्स होते हैं जो आपको इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं। मैं उन कोचिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास है सब कुछ लेकिन आखिरी में कुछ नहीं मिलता है। तो कहने का सिर्फ सिंपल भाव ये कि आपको अगर पता है सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी यूपीएससी का किस तरह के सवाल पूछता है यूपीएससी, और आपके पास एक टॉपिक वाइज सिस्टमाइज्ड रूप में नोट्स हैं, तो सेल्फ स्टडी करो। लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के लिए थक के कोचिंग के ही खाते रहो, मेंटर से हेल्प लो, टीचर से हेल्प लो। और ऐसे बहुत सारे ट्यूटर्स हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आप हेल्प लो। लेकिन ये 3 चीजें जब आपको पता लगेंगी तो ही आप सेल्फ स्टडी में उतरिए, वरना सेल्फ स्टडी में आप एंजाइटी ज्यादा क्रिएट कर लेंगे रेदर देन सेल्फ स्टडी। राइट सर, राइट। सेल्फ स्टडी में ये भी पता नहीं होता ना कि क्या कंप्लीट करें। कोई कोचिंग में जाने के बाद उनको पता होता है कि यहाँ पे बैठ के पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी में घर में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, पता ही नहीं है, माहौल ही उसको नहीं मिल पाएगा। ये भी हो सकता है। इस चीज से साइकोलॉजी में एक बड़ी चीज बोलते हैं उसे, उससे कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। आप देखना कभी कि जब मैं किसी माहौल में बैठता हूं तो जिस तरह की मेरी कंपनी होती है वो मेरे ऊपर कितना प्रभाव डालती है। राइट। आप शराबी के साथ बैठ जाओ, वो आपके साथ ऐसी बात करेगा आपको लगेगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। आप किसी भिखारी के साथ बैठ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा पैसे की कीमत क्या होती है। राइट राइट। आप किसी महात्मा के साथ बैठ जाओ, आपको लगेगा कि ये जो मटेरियल जीवन है असली सच तो स्पिरिचुअलिटी में है। तो आप कहते हैं अ पर्सन इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड हिम और हर। तो आपको जब अच्छी कोचिंग में जाते हो और आपको वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे मिलते हैं, आपको वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे मिलते हैं, केरला यूनिवर्सिटी के बच्चे मिलते हैं, ऑल ओवर इंडिया के अच्छे बच्चे मिलते हैं, तो आपका मन करता है कि अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले। राइट सर, राइट राइट। स्टूडेंट होता है ना सर, वो 2-3 साल तो माहौल बनाते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट उनको लगता है कि एक्चुअल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल माहौल बनाने में ही लगा देते हैं यूपीएससी की माहौल की, भाई हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे ना मैं अभी तक लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ। ओके। तो जब मैंने उन स्टूडेंट्स के अंदर ये देखा कि ऐसा क्यों करते हैं, कि बहुत सारे स्टूडेंट है 2-3 साल तो उनको पैटर्न के साथ फैमिलराइज हो रहे हैं, उनको 2-3 साल में ये पता लग रहा है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर हो रहे हैं और उनमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में 5 पेपर हो रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग के अंदर पढ़ने वाली वो बाला अच्छी है,
और फिर उनकी लाइब्रेरी में से जो वो साइड वाली टेबल पे लड़का बैठता था ना, उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। तो 2-3 साल तो उसको सिर्फ एंजाइटी में और मौज मस्ती में और एक माहौल क्रिएट करने में लग जाता है कि हाँ मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास किताबों का बवंडर है। और दादाजी भी कभी ना कभी तो तैयारी किया करते थे और पोते के सामने मैं अपनी शेखी बगा रहा हूँ। आप मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर तुम लोगों को एंजॉय करना है, तुम अपने माँ बाप के 5 लाख रुपए तो वेस्ट कर दोगे 2-3 साल पे दिल्ली में रहते हुए। अरे भाई 5,000 रुपए में आप क्लब नाइट लीजिए दिल्ली के अंदर। गुड़गांव में बहुत सारे क्लब है जहां 5,000 रुपए में आपको एंट्री मिल जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय तो आपको 100 डेज तक इंजॉयमेंट मिलेगी। अरे यूपीएससी में क्यों आप इंजॉय करने आते हो? तो इससे बेटर तो यही है ना कि पैसा वहां कर ले। तो पहले अपना माइंड क्लियर करके आओ कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इट नीड्स अ सैक्रिफाइस, आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड। जब ये चीजें क्लियर है ना आपकी, तभी आप आओ यूपीएससी की तैयारी में। मेरे को एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने फोन किया कि बच्चे आपके हवाले कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश और बड़ा जिम्मेवारी मैंने महसूस की कि चलो भाई मैं किसी बच्चे के लिए, उसके पिता मेरे को अपने पिता तुल्य बना रहा है वो लड़का मेरे को। अब वो दिल्ली आता है लड़का, और दिल्ली आने के बाद वो लड़का 2 महीने बात ही नहीं कर रहा मेरे से। मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज में रिप्लाई कर रहा, सब बढ़िया है, सब चंगासी। एक दिन कहता है कि सर मैंने अपने 7 महीने वेस्ट कर। मैंने कहा मूर्ख, तू मुझे इसलिए नहीं बता रहा कि तुझे दुख हो रहा है, तेरे अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस है ना उसको शांत करने के लिए मेरे को बता रहा है कि 7 महीने वेस्ट कर लिए। क्यों? वो लड़का पहली बार एक ग्रामीण परिवेश से निकला और शहर की जो है सिटी लाइट्स होती है उसमें उसको प्यार हो गया। और प्यार भी बस इतना कि वो लड़की भी उतनी मूर्ख थी और वो लड़का भी उतना ही मूर्ख था। उस लड़की को भी इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही थी, उस लड़के को भी इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही थी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगी इनकी और इनको प्यार हो गया साथ में। जिसको ये प्यार बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद इनको समझ में आया कि हम एक दूसरे का समय वेस्ट कर रहे थे। और ये एक लड़की की कहानी नहीं है, यहाँ पे जो ये यूपीएससी की एक स्लिपरी स्लोप है ना, काफी हजारों बच्चों की कहानी है कि हर साल वो एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक माँ बाप के सपनों के साथ आते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो इस कुचक्र में फंस के रह जाते हैं कि उनको प्यार हो गया, उस लड़की से नोट्स मांगे, उस लड़की का फिर फ़ोन नंबर मांगा, उस लड़की से फर्स्ट टाइम हो गया, पहले कैजुअल फ्रेंड थे फिर सच ट्रू फ्रेंड्स हो गए। तो वो जो उनका बिगनी शूट चलता है, फिर उसके बाद ही ये यूपीएससी में फेलियर एक बहुत बड़ी समस्या है। और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि अपने आप को फोकस रख सके हम, ताकि इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचें। जो तैयारी कर रहा है उसको रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फूल है और भंवरा है। अगर भंवरा फूल पे बैठता है और भंवरा उस फूल का रस ले लेता है, उसके बाद उस फूल का क्या होता है? कुछ भी। उसके बाद वो फूल का जो रस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, वो सूख जाता है फूल। तो भंवरा तो काम करके चला गया। अब मुझे ये बताइए, आप जब रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो क्या आपके मन में क्या पर्पस क्या है रिलेशनशिप का? क्या आप अपनी इमोशनल नीड्स के लिए आ रहे हैं? तो उसके बाद क्या, जब वो इमोशनल नीड पूरी हो जाएगी, और मैं बोलता हूं बच्चों, आप बीमार हो अभी, आपको मेंटल स्ट्रेंथ आपकी पढ़ाई देगी। अगर आप अभी एक बीमार से दूसरा बीमार कोई आपने टकरवा ली, तो आप समझिए आपने जिस उम्र में आप अपने आप को एक बड़े लेवल पर पहुंचा सकते थे, आप उसी कुचक्कर में फंस के रह जाओगे। तो आप अगर रिलेशनशिप में आओ, कोई बुराई नहीं है। रैंक 2 आईआईटी से कनिष्क, वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो थी मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट वो आईआईटीएन है, उसको पता है कि कहां से क्या पढ़ना है और किससे कितना फूल और रस लेना है। राइट। कहीं आप उसके प्रेम में खो तो ना जाओगे। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ प्यार के पीछे जो केस एस्पिरेंट करते हैं। मैं जब पढ़ा करता था, जिस कोचिंग में मैं वहां था, मैं वहां पे न्यूज़पेपर की क्लासेस ले रहा था। तो वहां पे एक केरला से लड़की थी और उसी कोचिंग में केरला से एक लड़का था। तो वो लड़का एंड वो लड़की, दिन रात का अंतर था उनके बीच इन टर्म्स ऑफ मेंटल लेवल।
in terms of physical adaptability, in terms of emotional maturity. वो लड़का केरला में वो एक कोचिंग पे थे और दिल्ली में इत्तफाकन वो एक सेम कोचिंग में आ गए। उस लड़के को लगने लगा मेरा तो सच्चा प्यार यही है। अब आप बताइए कि बच्चों ने इस बात पे प्यार कर लिया कि उनके कॉमन सर्कमस्टांसेस है और उस लड़के ने उस लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। उस लड़की की भी पढ़ाई खराब और उस लड़के की भी पढ़ाई खराब। क्या आप ऐसी रिलेशनशिप में आना चाहोगे? बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप में आके आपका कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है। अगर आपके पास वो एनालिसिस है तो आइए, अगर नहीं है तो पढ़ाई में मन लगाइए। सर, आप अपने स्टूडेंट का सक्सेस जर्नी के बारे में बताइए जिसका एग्जाम क्लियर हुआ हो और आईएएस बन चुका है। ऐसा कहानी बताइए जो स्टूडेंट को इम्पैक्ट करे। देखिए, बहुत सारी पब्लिक रेलेवेंट स्टोरीज हैं। हाँ जी। और मैं कहता हूं कि आप आईएएस से आप टीचिंग्स लो और उसकी क्वालिटीज देखो। जैसे एक माधव मेरा स्टूडेंट है और मेरे को अपना बड़ा भाई मानता है, तो मैंने वो रिलेशनशिप जो उसके साथ था मैंने उसे समझा। उसकी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स क्लियर हुआ और एवरीथिंग अबाउट व्हाट ही इज गोना डू फॉर द नेक्स्ट 50 डेज वो ऑन पेपर प्लान्ड थी। यानी उस बच्चे को पता था कि कैसे तैयारी करनी है। प्लस वो अपने आप को सुपरमैन नहीं मान रहा था। उसने 3 से 4 दिन बीमारी के और बोर्डम के छोड़े हुए थे कि मेरे को पता है मैं बोर होऊंगा तो मैं मूवी देखने जाऊंगा, मुझे पता है मैं बीमार भी पड़ सकता हूं, तो 3-4 दिन तो उसने इतना एडवांस में प्लानिंग की हुई थी 50 दिन की। ऑन पेपर एवरीथिंग वाज केयरफुली रिटन। इफ यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ फोकस इन दिस एग्जाम, दैट काइंड ऑफ मेटिकुलसनेस इन दिस एग्जाम, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाओगे। लेकिन वो मेटिकुलसनेस कैसे लाओगी? क्योंकि पेपर 2 तरह के एस्पिरेंट, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, सीधा कोचिंग में आ गए, कोचिंग में आके टीचर को गाली देना है, इंस्टीट्यूट को गाली देना है, उनको ब्लेम गेम खेलनी है। हाँ। बचपन से लेके बूढ़े हुए कि अरे नर्स ने मेरे को मारा, मैडम ने मेरे को मारा, मम्मी ने मेरे को मारा, पापा गंदे है, पापा ने मेरे को मारा, बीवी गंदी है मेरी। और जब बूढ़े हुए ब्लेम गेम खेलते खेलते फिर रो रहे हैं कि जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी है कि ब्लेम करना है उनको, और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी है कि मैं जा रहा हूं कोचिंग में, अगर अच्छा हुआ तो भी बढ़िया, अगर नहीं अच्छा हुआ तो भी बढ़िया। तो मैं अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूं अपनी सक्सेस की, और एक मेटिकुलस प्लान है अपने पास और मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। ये है सक्सेस का मंत्रा, कंसिस्टेंसी। मैंने आपके सामने स्कॉट यंग का एग्जांपल दिया, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट्स की एक बुक है और जेम्स क्लियर उसके ऑथर हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी फिनोमिनन है। रियल जो आपको सिर्फ चाहिए, आपको सिस्टम अप्रोच फॉलो करनी है और कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे बर्थडे आए, चाहे तूफान आए, मुझे तैयारी करनी ही करनी है। अगर आपके साथ वो सतत वो माइंडसेट आपका डेवलप्ड है, देन यू सक्सेस, आपका हर डे सक्सेस बन जाए। एस्पिरेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए सर, और क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं एस्पिरेंट? देखो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है माइंडसेट का। आपको कुछ क्वालिटीज अपने अंदर इंग्रेन करनी है। अगर मैं सक्सेसफुल यूपीएससी के अंदर जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं, इनको अगर मैं देखूं तो मैं पाता हूं कि कुछ क्वालिटी जैसे कंसिस्टेंसी, जैसे फोकस, जैसे कि एक गोल बनाना शॉर्ट टर्म और उसको अचीव करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये कुछ क्वालिटीज कॉमन हैं राइट फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 800। आप देखिए भाई, अगर आप ये कर लेते हैं, डिफिकल्टी क्या है? सबसे पहली डिफिकल्टी है बोर्डम। ये पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है। आप 50 रील देख के आ गए यूट्यूब पे और सोचा अरे वाह, मेरे को तो हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आएगा, पॉलिटी पढ़ने में मजा आएगा,
लेकिन अब क्लास में बैठे तो मजा नहीं आ रहा, अब होने लगे बोर, मन में बेचैनी, मन में तड़प, मन में कष्ट, मन में पीड़ा। तो इंसान का दिमाग क्या कहता है कि जब भी वो पेन एक्सपीरियंस करता है वो प्लेजर की तरफ जाता है। और प्लेजर क्या होता है? इंस्टेंट प्लेजर। देखिए आप, बड़ा मजा आएगा। कुछ लोग मोबाइल पे स्क्रीन स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है 30 सेकंड का। कुछ लोग फोन कर लेते हैं फ्रेंड को, कुछ लोग क्लबिंग करने चले जाते हैं, कुछ लोग पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना, स्मोकिंग और बहुत सारी अलग चीजें, स्मोक अप। तो ये सिर्फ माइंड में जो पेन आ रही है ना, उससे भागने का तरीका है। लेकिन जिसने ये बात समझ ली कि इस पढ़ाई में पेन है और पेन में ही प्लेजर है, तो वो आईएएस के तरफ अग्रसर हो गया। क्या कोचिंग कल्चर जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपना कोचिंग खोल रहे हैं आजकल? क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो वही बात होगी कि आपने 4 राक्षस देखे और बोल दिया इस पृथ्वी पे राक्षस ही राक्षस हैं। तो इस पृथ्वी पे अगर रावण है ना, तो राम भी है। इस कोचिंग इंडस्ट्री में अगर कुछ काइया लोग हैं, और जो कि है सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो टीचर का पैसा मार के बैठ गए हैं। जिन टीचर ने अपना पसीना बहाया है, खून बहाया है, उनका पैसा ही नहीं दिया है। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ कोचिंग्स बच्चों को पैसा लेके बंद करके भाग गई। अब देखिए कितनी बड़ा दुख है कि पैसा गया कोई बात नहीं, लेकिन जो समय 1 साल 2 साल आपने गलत सलत टीचर से पढ़वा के आपने उन बच्चों का कीमती समय नष्ट कर दिया। आपने इस दुनिया के, सपोज करो आपने 10,000 बच्चों के साथ ऐसा किया, तो भारत का 10,000 बच्चे जो भविष्य बनाते, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा आईएएस बनता जो नॉन करप्ट था। आपने उसका भविष्य खराब कर दिया। और इस बात को कोचिंग वाला नहीं समझता है, क्योंकि देखो ये कैपिटलिज्म का युग है। यहाँ पे पैसा लगाने वाला कोई और है और पढ़ाने वाला कोई और है। तो जो ये कैपिटलिज्म है ना, यहाँ पे स्टूडेंट को क्या क्वालिटी दी जा रही है उस पे फोकस हट गया है उस बंदे का जो खुद एक एकेडमिशियन नहीं है। अगर कोई बंदा खुद टीचर है और खुद इंस्टीट्यूट चला रहा है, उसके अंदर एक संवेदनशीलता है, बच्चों के प्रति एक समर्पण है, एक कर्तव्य भाव है उसके अंदर। तो आजकल कोचिंग में ये समर्पण रावण है तो राम भी है। ऐसी भी कोचिंग है जिनके ओनर खुद बहुत बड़े एकेडमिशियन है और वो बच्चों के इस बात पर ध्यान देते हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के सामने। मैंने एक कोचिंग में पढ़ाया, वहां पे एक मोहतरमा थी जो मैनेजर थी, उनका हमेशा ध्यान एकेडमिक एक्सीलेंस पे नहीं था, उनका हमेशा ध्यान एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे था। वो ये देखती थी कि टीचर जो है उसका कोर्स पूरा हुआ नहीं, मैं कैसे उसके आवर्स कम करके एक नया टीचर ले आऊं ताकि नया सब्जेक्ट चालू हो, ताकि नए एडमिशन चालू हो। तो आप सोचिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और मैं पूरी टीचर फ्रेटर्निटी के बारे में कहना चाहता हूं। हम लोग एक इतना वीक पेडिस्टल पे हो जाते हैं कि जब आप एक सिस्टम में काम करते हो, या तो आप उस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या आपको सिस्टम क्विट करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। अब एक टीचर क्या सोचता है? टीचर सोचता है कि मैं सिस्टम में रह के सिस्टम को इंप्रूव करूं, अगर मैंने सिस्टम को छोड़ दिया फिर तो सिस्टम में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये इस तरह का एक कुचक्र बन गया है जिसके सहभागी प्रतिभागी कोचिंग का ओनर भी है, जिसको स्टूडेंट के सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं है, उसका धंधा बढ़िया चलना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक ये बात कह रहा हूँ आपसे। फिर यहाँ पे सहभागी वो मैनेजमेंट के कुछ लोग भी हो जाते हैं जो उस टीचर की, जो उस ओनर की बातों में आ जाते हैं, और टीचर भी उस कहीं ना कहीं उस पहिए का उस हिस्सा बन जाता है घूमते हुए। सर एक बुक आप रिकमेंड करना चाहोगे जो हर एक एस्पिरेंट को वो लाभ हो? देखो एक बुक नहीं मैं कह सकता, बहुत सारी ऐसी बुक है जो दिल के बहुत करीब हैं और मैं चाहता हूं कि वो आप पढ़ो। तो एक सोफीज वर्ल्ड करके किताब है। सोफी का मतलब होता है विजडम। एक लड़की कहानी है, लेकिन इसके अंदर जो फिलॉसफीज हैं पूरे वर्ल्ड की,
कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जितनी भी फिलॉसफी है, स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी, आपको ब्रीफ में सारी फिलॉसफी समझ में आ जाएंगी। और आप एक प्रधानमंत्री वेब सीरीज है, उस पे पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रधानमंत्री और उनके दौरान जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल घटनाएं हुई वो बताता है। आप भारत के बारे में पढ़िए। तीसरी बुक देवदत्त पटनायक की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसकी सारी सीरीज, हाउ वो इंडियन माइथोलॉजी को साइंटिफिक बना देता है, और वैसी किताबें मन को विभोर कर देती हैं और मेरा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। याद रखना, लीडर्स आर द रीडर्स। तो आपको अगर लाइफ में लीड करना है ना, तो आपको लाइफ में रीड करना है, और उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस रीडिंग करनी जरूरी है। आप उसमें पॉडकास्ट भी देख सकते हो, लेकिन सिर्फ पॉडकास्ट देखना 20 मिनट का मतलब 20 मिनट, ये ना हो कि पॉडकास्ट देखते हुए आपने फेसबुक खोल लिया, फेसबुक खोलते हुए आपने वो लड़का देख लिया जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ता था, और उस लड़के की प्रोफाइल देख के आपको वो लड़की याद आ गई कि जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, कि वो क्या कर रही है, वो लंदन है, वो अमेरिका है, अमेरिका में, अच्छा अमेरिका में तो वो भाई भी होगा जो मेरे साथ एक बार मेरे को मिला था। आप ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर गए। तो ऐसा मत करना भाई, ये YouTube का वर्ल्ड है। अगेन वो आपको चाह रहे हैं कि आप YouTube पे एंगेजमेंट रखो। इंस्टाग्राम है, YouTube है, इनका जो एल्गोरिदम है ये इतना एंगेजिंग है कि आप चाह के भी अपना स्क्रोलिंग से पैड नहीं उठा सकते। राइट। तो वो आपको चाहते हैं, वो स्क्रोलिंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन लर्निंग में, कि आपको वो खींच रहा है, वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो बुला रहा है आपको। उसका एल्गोरिथम इतना साइंटिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो आपको अट्रैक्ट कर ही लेगा। और रील देखने में आहा 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 वो मजा आए जा रहा है, डोपामीन रिलीज हुआ जा रहा है आपका, और आप एडिक्टेड हो गए हो, और ये कहीं ना कहीं डिजिटल ड्रग का काम करते हैं। राइट सर। आईएएस बनने के बाद बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू में बोलेंगे कि नहीं, करप्शन वगैरह से मैं बहुत दूर रहता हूँ, ये वो 10 चीज़ें, लेकिन आईएएस बनने के बाद वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। हम लोग नॉर्मली सुनते हैं अपने लाइफ में कि ये आईएएस करप्ट है, ये आईएएस ऑफिसर ऐसा है। तो क्या ये रियल में है या नहीं, ऐसा है क्या इन्वॉल्वमेंट वगैरह है? देखिए जी, आईएएस में 3 तरह के लोग चल रहे हैं आजकल। तो एक है हिट, एक है फिट, और एक है शिट। हिट लोग वो हैं जो सिस्टम के लूप होल्स को जानते हैं, और जिस बंदे को वो फेवर करते हैं उन सिस्टम के उन लूप होल्स को ऐसा घुमा देंगे कि ना तो वो रूल्स को तोड़ेंगे और करप्शन का करप्शन हो जाएगा। हिट क्यों है? मान लो कोई बीजेपी एक पार्टी है, उसके कुछ बंच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो बीजेपी के फेवर में रूल बना देंगे, और बीजेपी उनको प्राइम पोस्टिंग देगी, उनको प्रमोशन मिलेगी। फिर कांग्रेस अगर आ गई तो बीजेपी वाले सारे ब्यूरोक्रेट को हटा देगी। तो ये हुए हिट, कि कब चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चले तो फेल। कुछ लोग हैं शिट। ये लोग ना किताबें पढ़ के आए हैं, दकियानूसी बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यार दुनिया बदल गई है, दुनिया बेकार है, बड़े स्लो हैं आज के वर्ल्ड के साथ। और इनके जो एथिक्स है ना, ये रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए इनको डर लगता है। तो इनको तो किताबी बातें करनी है, तो या तो ये कोई काम भी नहीं कर पाते और ना ही करप्शन कर पाते, तो ये बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं फिट। इनको पता है कि गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी कैसे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो आदेश जो संविधान युक्त हैं, जो वो आदेश जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, उनको वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। और अगर कोई आदेश, अगर कोई ऐसा कार्य है जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, चाहे ब्राइबरी हो, अंडर द टेबल पैसे ले लिए, उसको ये डिनाई करते हुए बड़ा ही पोलाइट और इस तरह का रवैया अपनाते हैं कि ये कोई दुश्मनी नहीं पैदा करते। सिंघम जैसा नहीं है आज के टाइम में कि वो पहले जयकांत शिकरे की ईगो हर्ट करेगा और उसके बाद वो उसको कहेगा कि आजा, कि मेरे जरूरतें कम है, मेरे जमीर में दम है। लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं करते ना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हो सकता है जो इस तरह के फिट क्राइटेरिया वाले लोग हैं कम है,
और उसके पीछे भी रीजन है भाई। एक तो अंदर से होता है और दूसरा बाहर से उसके अंदर चेंज आते हैं। अ गुड पर्सन इज टू बी गाइडेड बाय अ गुड इंस्टीट्यूशन, अ गुड इंस्टीट्यूशन इज टू बी गाइडेड बाय अ गुड सोसाइटी। तो आप देखिए आज हमारा एक इतना ज्यादा स्तर गिर चुका है, अगर कोई बंदा आईएएस ऑफिसर है और पैसे नहीं कमा के आ रहा है तो उसकी बीवी बोलेगी अरे मेरे पति तो बहुत भोले हैं, ये तो करप्शन करते ही नहीं। पुराना समय और था जब बीवी कहती थी कि ये तो मेरा पति चोर है। हाँ। लेकिन आजकल जो करप्शन नहीं करता है उसको लोग पागल कहते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो। दूसरी चीज देखिए, आप सिस्टम में अगर आपने अच्छा कर दिया तो कोई एप्रिसिएशन नहीं है उस चीज की, लेकिन मान लीजिए आपसे गलती हो गई, आपके पीछे कोर्ट पड़ जाएगा, आपके पीछे मीडिया पड़ जाएगी, सोशल मीडिया पड़ जाएगा, तो क्या आप एज एन आईएएस ऑफिसर रिस्क लोगे जब रिटर्न कुछ भी नहीं है? ह्यूमन माइंड कॉस्ट और बेनिफिट पे चलता है, तो आपका माइंड ये कैलकुलेट कर रहा है कि ये जो अच्छा काम है इसको करके मुझे फायदा होगा या नुकसान। नुकसान क्या क्या होगा कि मैं सबकी आंखों का कांटा बन जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे को कह रही है मेरे बच्चों की शिक्षा का इतना महंगे महंगे स्कूल में मैंने एजुकेशन दिलवानी है उनको कि मैं उनको पैसा नहीं ला के दूंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी, तो मैं करूं तो करूं क्या? रिस्क देखिए और रिटर्न देखिए। फिर भारत की जो चरमराती कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है, जहां 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है, यहां पे करप्शन कर लिया मैंने 1000 करोड़ का। अभी वो एक आईएएस ऑफिसर थी एमपी की, तो उसके घर से 18 करोड़ कैश मिला है भाई, 18 करोड़ कैश। अब उसको जेल हो गई 1 साल, क्या फर्क पड़ता है? 18 करोड़ तो कैश पड़ा है। जो बेनामी संपत्तियां होंगी वो कितनी होंगी? यहीं से ही करप्शन का बीज बोया जाता है। वही आईएएस का सैलरी जो होता है वो कितना होता है सर? आईएएस का बेसिक सैलरी पे कमीशन लगने के बाद 70,000 होता है, लेकिन उसको बंगला मिलता है, उसको नौकर मिलते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो आप पाएंगे कि पैसे की कमी की वजह से वो करप्शन नहीं करता है, आप समझिए इस बात। लेकिन आदमी के शौक बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे उसकी नई नई दौलत आती है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के शौक पाल लेता है कि मुझे दुबई से शॉपिंग करनी है। मेरे एक नॉन में एक आईएएस ऑफिसर है और टॉप 10 में रैंक है उनकी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जब वो आईएएस बना, वो क्या कह रहा है कि मेरी वाइफ जो है वो दुबई से शॉपिंग करती है। आप सोचिए, जिसकी वाइफ दुबई से शॉपिंग करती हो, आईएएस की तनख्वाह अगर 1.5 लाख भी है, तो आपको लगता है कि वो अपनी वाइफ को दुबई में शॉपिंग करवा अफोर्ड कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि मेरे को साल में 2 फॉरेन ट्रिप करने होते हैं। तो आप मानिए फॉरेन ट्रिप का खर्चा 10 से 15 लाख रुपए। तो आपको लगता है कि वो इस तरह के शौक पालने के बाद क्या वो एक अपनी सैलरी से ये सब अफोर्ड कर सकता है? राइट। तो सिंघम की बात में तो बिल्कुल दम है कि मेरी जरूरतें कम हैं इसीलिए मेरी जमीन में दम है। तो पहले तो अंदर से ये सब कुलबुलाहट जो है ना, ये आपने पैदा कर ली है। और सिस्टम ऐसा है कि जहां पे ऑनेस्टी को रिवॉर्ड नहीं है और डिसऑनेस्टी का तो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, रिस्क कुछ भी नहीं है। तो आप दोनों तरीके से समझिए, इसलिए भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है और करप्शन हमने एक्सेप्ट कर ली है। हमने मान लिया है कि करप्शन इज द वे ऑफ लाइफ। एस्पिरेंट का जो माइंडसेट है वो भी चेंज होते जा रहा है। उनको स्टार्टिंग से ही पता होता है कि जो सैलरी है वो तो भाई 1-1.5 लाख के अराउंड होने वाला है, जो अदर है वो मेन पैसा है। देखिए, मैं यहाँ सभी एस्पिरेंट की बात नहीं करूंगा। देयर इज पब्लिक स्पिरिट है हमारे यूथ में, आप विश्वास रखिए। मैंने पूरे इंडिया में पढ़ाया और मैंने पाया है ऐसा बहुत सारा यूथ है जो कुछ क्रांति लाना चाहता है, लेकिन उसको अपनी एनर्जी को वेंट आउट करने का तरीका नहीं मिल रहा है। हमारा यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो काफी अर्बन सेंट्रिक है, तो पूरे इंडिया की इंक्लूसिविटी नहीं हो पाती है और इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा टैलेंट जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जिसके पास एक प्रॉपर राइटिंग स्किल नहीं है, वो बंदा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भारत उन सुनहरे लोगों को
ऐसे पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स को खो रहा है। और मेरी यहां पे रिक्वेस्ट भी है यूपीएससी से कि अपने एग्जाम का पैटर्न ऐसा करो कि जिसमें पब्लिक स्पिरिटेड लोग आए। अच्छा, एथिक्स का पेपर भी इंट्रोड्यूस किया गया सर। एथिक्स का पेपर तो आप मानिए साल 2013 में जो एथिक्स का टॉपर है, साल 2014 में वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? थ्योरेटिकल पेपर ऐड कर दिया है, उसमें जो रियल कैरेक्टर है वो निकल के नहीं आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि आईएएस ऑनेस्ट बंदा भी आईएएस सिस्टम में जाने के बाद पहले 5 साल वो ऑनेस्ट रहता है, सिस्टम में जाने के बाद उसको लगता है पंगे क्यों ले, करप्शन चल रहा है तो चलने दे, 2 लाख रुपए रिश्वत आ रही है, 50,000 रुपए मेरा भी तो कट आ रहा है, मुझे क्या जरूरत है पंगे लेने की, सिस्टम व्यवस्था को बदलने की, मुझे क्रांतिकारी क्यों बनना है? रिस्क बहुत ज्यादा है, सिस्टम हरास कर देता है ऑनेस्ट ऑफिसर्स को। एंड दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई मेनी पीपल हु व्हेन जॉइंड द आईएएस दे वर ऑनेस्ट, बट व्हेन दे वर इन द सिस्टम they became dishonest. System doesn't provide incentives to the honest people to remain honest and to continue honesty. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर, जो मेंटल हेल्थ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो 3, 4, 5 साल तैयारी करते हैं प्रॉपर, उनका नहीं हो पाता है, तो उनके जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मतलब उसके बारे में आपको क्या करना है और कैसे उसको थोड़ा मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि 3-4 साल बाद तो एकदम ऐसा लगता है अब नहीं हो रहा है, अब नहीं करना है, अब छोड़ के वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगते हैं। यूपीएससी एग्जाम इज अ वे टू अचीव हैप्पीनेस। इट इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज नॉट अ फाइनल एंड। कुछ लोग रोने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में ये फलसफा रखते हो कि सक्सेस का मतलब है कि मैं जो मेरा गोल था उसकी तरफ मेरा एफर्ट चल रहा है, लाइफ में आप जर्नी के ऊपर ध्यान देते हो, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हो, डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो आप इस जीवन में सक्सेसफुल हो। गीता का आप अध्याय पढ़ो। गीता में कहा गया है कि आप फल की चिंता में आप व्यर्थ समय नष्ट मत करो। आपका जो कोर फोकस होना चाहिए वो प्रोसेस पे होना चाहिए। अब आपके 4-5 अटेम्प्ट हो गए हैं और एग्जाम नहीं हो रहा है। पहली बात आपको इवैल्यूएट करना है कि कमी कहां रह गई और फिर युद्ध लड़ना है, कमियों पे काम करना है। कमी पूछिए, अगर नहीं कमी पता लग रही है तो ब्रेक लीजिए, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, टीचर बनिए, बदलिए इस समाज को। बदलने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। आपके जीवन में युद्ध आईएएस बनने पे नहीं है, सिर्फ आपके जीवन में युद्ध और भी बहुत जगह है। आप वहां लड़िए। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे आईएएस की तैयारी करने के बाद, आपका माइंड पहले ही मैच्योर हो चुका है 20 साल, तो आपको वहां सक्सेस मिलेगी। आप पीएचडी करेंगे, जेआरएफ क्लियर कीजिए, वहां सक्सेस मिलेगी। आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कीजिए, वहां सक्सेस मिलेगी। और एफर्ट करते रहिए, अपनी वीकनेस को रिमूव करते रहिए, आप लाइफ में सक्सेस मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनील भारती मित्तल 4 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और आज देखिए एयरटेल बना दी। मायावती आईएएस की तैयारी करने आई थी, नहीं हुई आईएएस, और देख लीजिए सीएम बन गई और आज भी वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लीडर है वो। तो आपको, अगर आप इस तरह के कर्म योगी माइंडसेट है आपका कि लाइफ में मेरे को सतत प्रयास करना है, लाइफ में मैं प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो आप बहुत ज्यादा लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में सक्सेस हो जाएगी। क्यों नहीं बन पाते सर आईएएस लोग? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि राइट कंटेंट, राइट गाइडेंस से भी ज्यादा जरूरी है उनका मेंटल बैलेंस। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटी सी एक टाइमलाइन बताता हूं। एक लड़का स्कूल में पढ़ा और 12th तक उसने सिर्फ 2 औरतों से इंटरेक्शन किया लाइफ में, एक उसकी मदर और दूसरी उसकी सिस्टर।
वो लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और सोचता है मैं 3 साल आईएएस की तैयारी करूंगा, और वो 3 साल उसके अंदर अभी तक इतनी मैच्योरिटी नहीं आई कि अदर अपोजिट से मैं कैसे बात करूं, और उसकी उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उछल रहे हैं और उसको अट्रैक्शन हो जाती है। अब आप समझिए उसकी एनर्जी जो पढ़ाई पे लगनी चाहिए थी, अब एनर्जी कहां पे लगेगी उसकी? प्यार हो गया उसको। और इसका सिंपल कारण है कि उसकी जो ग्रूमिंग हुई, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनकी ग्रूमिंग में एक हेल्दी अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन था। सर, जो आजकल देख रहे हैं कंट्रोवर्सी चल रही है रणबीर इलाहाबादी वाला, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहले हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं देखता हूं कि कुछ लोग उनको एक स्केपगोट, एक विच हंटिंग चल रही है। जैसे पुराने समय में होता था ना कि इस औरत में चुड़ैल है, चलो इसको मिलके लोग जला देते हैं पेड़ पर बांध के, कुछ वैसा हो रहा है। पहले मैं एक पक्ष देता हूं कि जब सीता ने लक्ष्मण रेखा लांगी थी तो रावण ने उसके चरित्र का हनन किया था। आप देखिए, इस बात को समझिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर एक हल्की सी रेखा है, ऑब्सीनिटी और जो एक मर्यादा है उसके बीच में भी एक हल्की सी रेखा है। उन लोगों ने वो हल्की सी रेखा लांगी है। जो गलत है उसका क्रिटिसाइज होना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे सिक्के का दूसरा पहलू डिस्कस करना चाहता हूं। मुझे आप बताइए, क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है जो वहां उस शो में वो 60 लोग जो ताली बजा रहे थे, क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है? क्या वो लोग जो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग जो इस कंटेंट को देख रहे हैं, वो लोग जिम्मेवार नहीं है? वो कहते हैं ना, वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ फ्यू पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ मैनी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का कंटेंट डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है? राइट। बड़ा ही दुख होता है जब मैं लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत में गालियां देते हुए देखता हूं। हमारे समय में अगर कोई किसी को अपशब्द कह देता था तो जंग छिड़ जाती थी। तो आज तो ये एक नॉर्मल हो गया है। ये कल्चर आया कहां से? एक रोडीज आता था, आपको याद हो तो, वो रोडीज में वो गालियां देता था, तब क्यों नहीं उसको रोका गया? तो ये गाली देने का जो कल्चर है ना, ये कहीं ना कहीं समाज में एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है। तो डिमांड है, लोगों को मजा आ रहा है। ओ माय गॉड, दे आर सो कूल, क्रेजी। तो इट सीम्स सो कूल, ये इतना कूल लगता है देखने में, इतना एलीट लगता है देखने में कि गाली दे रहे हैं शो पे बैठ के, और कोई लड़की किसी मेल मेंबर के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बात कर रही है। आहा, मजा आ रहा है। तो जिम्मेवारी किसकी है? देखने वाले की या दिखाने वाले की? क्या आपको नहीं लगता पोर्न स्टोरीज अवेलेबल है? एक ऐप है उल्लू करके, वो तो सॉफ्ट पोर्न बेच रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट बनने बंद तभी होंगे जब इनकी डिमांड बंद होगी? और क्या आपको नहीं लगता कि अभी सरकार, महाराष्ट्र सरकार और पूरे 19 एफआईआर हो चुकी हैं, 42 राखी सावंत को भी नोटिस आ गया है। अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या इनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही इन लोगों को? फ्री का पीआर नहीं हो रहा है इन लोगों का? और क्या आपको नहीं लगता कि सरकार आज इन पर बैन लगा रही है? जो कि मैं कहता हूं कि ये जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्रिटिसिज्म हो और रिस्ट्रेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट हो। अगर सरकारें इनके ऊपर एफआईआर लगा देंगी तो क्या कल को जो सरकारों के खिलाफ कोई बात कहेगा तो क्या उसके ऊपर बैन नहीं लग जाएगा? बिल्कुल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इमरजेंसी के टाइम की राहत इंदौरी साहब की कुछ बातें हैं। राहत इंदौरी साहब ने लिख दिया कि ये सरकार निकम्मी है। अब अगले ही दिन पुलिस आ गई उनको पकड़ने, साहब आपने ये कैसे कह दिया कि सरकार निकम्मी है? तो उसने कहा, हां मैंने कहा है, बट मैंने यहां नहीं लिखा कि कौन सी सरकार निकम्मी है। पुलिस वाला कहता है हमें पता है कौन सी सरकार निकम्मी है। तो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए ये जो भी अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलेगा उसको चुप कराने का, उसको साइलेंस कराने का, उसको सेंसर कराने का एक मेथड मिल जाएगा।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हो। जितना इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनके लिए ये लेसन इनफ है। ये जो कंट्रोवर्सी थी, क्या आपको पता है इस कंट्रोवर्सी को क्यों इतना हाईलाइट किया गया? क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, और जो कि B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि वो लास्ट लेटर होना चाहिए, आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड फॉर इंपोजिंग द स्टेट इमरजेंसी इन द लास्ट रिजॉर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो कहीं ना कहीं उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। सारा मीडिया चर्चा ही रणवीर अलाहाबादिया द लेटेंट शो पर कर रहा है। लोगों ने बोला कि कुंभ में बहुत डेथ हुआ था, इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान भटकाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है सर, वहां पे क्या डिस्कशन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुंभ में जो डेथ हुई है, देखिए यहां गलती किसकी है? यहां सरकार की सरासर गलती है। पूछिए कैसे? पहले तो आप ढोल पीटते हो कि ये 144 साल में हो रहा है। पूरे इलाहाबाद में जाके देखो किन दो मुख्य व्यक्तियों के पोस्टर लगे हैं। पहले तो आप इसको वर्ल्ड ओवर इवेंट बनाते हो, प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, वर्ड ऑफ माउथ से ये प्रचार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो कैपेसिटी है इलाहाबाद की, अगर 2 करोड़ लोगों की है और वहां पे 25 करोड़ लोग आएंगे तो हलाहल तो मचेगा। तो अगर आपको पता है, या तो आप इतने विजनरी नहीं हो, तो आप इनकॉम्पिटेंट हो तो रिजाइन करो इनकॉम्पिटेंसी के आधार पर। और अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो कहां गई कॉम्पिटेंसी? कौन है जिम्मेवार? भगदड़ हो जाती है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, कौन जिम्मेवार है? भगदड़ हो जाती है कुंभ में, कौन जिम्मेवार है? भगदड़ हो जाती है कई मंदिरों में, कौन जिम्मेवार है? तो ये जो जिम्मेवारी लेने का अभाव है हमारी सरकार में, ताकि क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म ना हो उनका, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बिहार के लोग हैं, काफी ज्यादा IAS बनते हैं, तो ऐसा होता है कि जब प्यार में उनको धोखा मिलता है ना, तो वो IAS बन जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये काफी गंभीर सवाल है। वो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। तो आप अगर देखेंगे पॉपुलेशन टू IAS रेशियो आज भी बिहार का बहुत ज्यादा है। अब समझिए, ह्यूमन की 3 नीड्स बताई गई हैं। एक है नीड फॉर अचीवमेंट, एक दूसरी है नीड फॉर पावर, और तीसरी है नीड फॉर अफेक्शन। हमारे देश में जब बच्चा 10th का एग्जाम टॉप करता है तो वो कहता है IAS बनना मेरा गोल है। अब सेंस ऑफ अचीवमेंट जो हमारी सोसाइटी में डिफाइन कर दी गई है वो है IAS। जॉब सीकर बन गया है एक हमारा यूथ, बिकॉज अचीवमेंट की परिभाषा IAS जैसी जॉब बन गई है। दूसरी होती है नीड फॉर पावर। अब समझिए, प्यार में दिल टूटा है और कह रहा है प्यार का टूटा हुआ आशिक, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम लेने के लिए उसको चाहिए पावर, और पावरफुल इंसान कौन है? IAS। साल 1951 से 1991 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज रही, उसमें ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन वेरी हाई पावर। तो हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने IAS को देखा है, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो बचपन से ही बच्चे के मन में डाल दिया जाता है कि अरे तू DC लग रहा है क्या? तो वो जो सेंस ऑफ पावर उसको लगती है कि DC बनने के बाद मुझे मिलेगी, इसलिए वो IAS की तैयारी करने आता है। और तीसरा, अगर कोई IAS बन जाता है, एक मेरा दोस्त कमिश्नर बन गया, तो उसको आप मानोगे पड़ोसी का जीजा मिलने आया उसको 100 किलोमीटर दूर से, और ये मैं बात करना चाह रहा हूं झारखंड की। तो आप समझिए जरा, जो सेंस ऑफ अफेक्शन फील करता है ना एक IAS, वो अनमैच्ड है, एटलीस्ट शुरू के 2 या 3 साल। तो ये जो ह्यूमन नीड्स हैं, लोगों को लगता है कि सारी नीड्स मेरी ये IAS बनने से ही पूरी होंगी, और फिर होता क्या है, अब IAS बनते हो और ये जो एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। तो ये एक्सपेक्टेशन जब हर्ट होती है ना, तो वो IAS की नौकरी छोड़कर निकल पड़ता है कोई एडटेक वेंचर करने। ऐसे में बहुत सारे IRS और IPS हैं, बहुत आप लोग भी जानते हो, जिन्होंने अपना ही स्टार्टअप खोल दिया है। तो कहने का भाग ये है कि एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं होती तो फिर वो रिजाइन करता है, वो डिस्ट्रेस फील करता है, वो स्ट्रेस फील करता है। तो इस तरह की बात है। ओके, मतलब ये बात कहने के लिए है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ये इंतकाम और ये जो फीलिंग है, ये कुछ ही टेम्परेरी है। कुछ लॉन्ग टर्म जो होता है ना,
वो आपको किसी को प्यार देके मिलता है, ना कि किसी को सजा देके। तो और ये रेयर केस में होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ हर एक ठुकरा के मेरा प्यार ये आईएएस बन जाता है, ऐसा नहीं होता। किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है, राइट। देखिए मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको प्यार में ठुकराया गया, लेकिन आईएएस बनने के बाद उनके लिए वो चीजें इमैटेरियल हो गई। उनका मेंटल लेवल इस कॉन्शियसनेस पे पहुंच गया कि किसी से बदला लेने का ना तो कोई शौक रहा, ना ही जो किसी ने अगर उनके मन को ठेस पहुंचाई थी ना उसका दम। तो आदमी एक अनिच्छा भाव पे आ जाता है, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर। ओके सर, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और Thank you so बहुत मजा much. आया। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा आपको? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए वो अब मुझे समझ में आया कि मोदी जी क्यों कहते हैं मन की बात करूंगा, क्योंकि मन की बात करना एक बहुत ही आनंदमयी एक एहसास है। और आपके साथ बात करके इतने खुले स्वभाव के साथ अनफिल्टर्ड बहुत ही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप भी ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे भी बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट में लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।